everyone, so here I am back again with a very important and conceptual topic, that is solid states. So basically this topic is important for every chemistry aspirant, whether he or she is possessing chemical engineering or if they are possessing 11th 12th or if they are in BSc. So 11th 12th के लिए basically सबके लिए एक बहुत important and simple topic है. And since मैं यहाँ पे आपको 30 मिनट्स चीट शीट ट्रिक देने वाली हूँ सॉलिड स्टेट की, 30 मिनट्स चीट शीट एंड ट्रिक्स आपको सॉलिड स्टेट की मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ. सो हियर आई एम अगेन टेलिंग कि आपके पास एक्सप्लेनेशंस मैं नहीं दे रही हूँ कि एक एक चीज की एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं. इंस्टेड मैं आपको एक चीट शीट तैयार करवा दे रही हूँ, फॉर्मूला तैयार करवा दे रही हूँ, जिससे आप इजिली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो सॉलिड स्टेट्स का, और कोई भी अगर आपको इससे क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो, वेदर थ्योरिटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट आप आराम से कर पाओगे. सो मैं सॉलिड स्टेट का आपको एक चीट शीट तैयार करवाने वाली हूँ. एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा चैप्टर का, देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं एक एक टॉपिक को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी सॉलिड स्टेट के. सो टाइम ना वेस्ट करते हुए चीट शीट एंड सुपर ट्रिक्स 30 मिनट्स में क्विक रिविजन करते हैं हम लोग, ठीक है. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एज वी नो. सो उसमें जो सॉलिड्स होते हैं वो 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं. एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, और एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड जिसको ज्यूडो सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है. अब क्रिस्टलाइन में आपको पता ही है कि उनका लस्टर अलग होता है, एमॉर्फस में लस्टर नहीं होता है, मतलब एक क्रिस्टलाइन लस्टर नहीं होता है. अब क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल आपको पता ही है कि सारे सॉल्ट्स NaCl, NaBr, AgCl जितने भी आयनिक सॉल्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. एंड एमॉर्फस में आपके ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, दीज ऑल आर एमॉर्फस सॉलिड्स. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, पर फटाफट हम लोग देख लेते हैं. तो आपको पता ही कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एक रेगुलर डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होता है. एक 3D स्पेस में रेगुलर एक पैटर्न होता है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का. उसके बाद इनका लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का. इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, ठीक है. एनाइसोट्रोपिक होने का क्या मतलब हो गया, एनाइसोट्रोपिक होने का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहाँ डिफरेंट डायरेक्शन में. मतलब अगर आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हो तो उसके डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. तो इसको कहते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है. अब हम लोग पढ़ते हैं एमॉर्फस के बारे में. सो कमिंग टू दी एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस में आपको पता ही है कि क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है. कि मतलब कोई भी ऐसे यहाँ पे एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है 3D स्पेस में, यहाँ पे कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है. उसके बाद इनका जो ऑर्डर होता है वो भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते हैं, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है. उसके बाद ये क्या होता है, ये आइसोट्रोपिक होते हैं. आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया कि इनकी जो फिजिकल वैल्यूज होंगी वो हर तरफ, हर डायरेक्शन में सेम होंगी, ठीक है. तो ये एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है. नाउ अब हम लोगों को पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कई तरह के होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं एंड मेटालिक सॉलिड्स होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमने शॉर्ट रिवीजन कर लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स का, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं. इसका अभी हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन कर लिया. अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस, कि एक क्रिस्टल लैटिस में या फिर एक 3D क्रिस्टल में किस तरह से क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं. तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, 3D क्रिस्टल्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है. क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एक 3D में रिप्रेजेंटेड पार्ट होते हैं जिनको हम लोग को स्टडी करना होता है. अब उसमें यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है. अब हम लोग क्योंकि हम लोग सॉलिड स्टेट्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, यूनिट सेल, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. तो क्या होता है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज रिपीटेड इन 3D टू गिव द इंटायर लैटिस. मतलब अगर आप एक स्मॉल से यूनिट से सेल से शुरू करो, यूनिट सेल क्या होती है हमारे बॉडी की, सेल वही चीज होती है ना जिसको रिपीट करो तो पूरा ऑर्गन और फिर बॉडी बन जाता है. तो यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट है, जिसको रिपीट करो तो इंटायर लैटिस बन जाता है. एंड ये 2 तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव एंड एक होता है नॉन प्रिमिटिव. सो प्रिमिटिव क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं. एंड नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ इनसाइड दी बॉडी भी होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्रिस्टल में किस तरह से यूनिट सेल होती है और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है.
कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज द थर्ड टॉपिक ऑफ द चीट शीट इज, या रिविजन सीरीज का थर्ड टॉपिक ये है कि अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रावाई लैटिसेस। तो ब्रावाई लैटिसेस में क्या होता है, आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये आप लोग को पता ही है। और इसको हम लोग किस सुपर ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, इस सुपर ट्रिक से, क्यूट आवर मदर। तो ये जो सुपर ट्रिक है आपकी क्यूट आवर मदर, इसमें आप क्या करो, सी से आपका क्या हो गया, सी फॉर आपका हो गया क्यूबिक, टी फॉर आपका क्या हो गया, टी फॉर आपका हो गया टेट्रागोनल, ठीक है, टी फॉर टेट्रागोनल हो गया आपका। उसके बाद ओ फॉर क्या हो गया आपका, ओ फॉर हो गया ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। सो ये आपका जो ट्रिक है, इससे आप क्या कर सकते हो, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स का, ब्रावाई लैटिसेस के 7 क्रिस्टल सिस्टम्स का आप लर्न कर सकते हो। तो सी फॉर आपका क्या हो गया, सी यू फॉर हो गया क्यूट, टी इज फॉर टेट्रा, ओ यू आर इज फॉर ऑर्थो, एम ओ इज फॉर मोनो, टी फॉर ट्राइक्लिनिक एंड टी एच फॉर ट्राइक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल एंड R फॉर रोम्बोहेड्रल। तो क्यूट आवर मदर, अगर आप इस चीज को लर्न कर लेते हो तो आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम्स लर्न हो जाएंगे, CU फॉर क्यूबिक ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, इसको आप इस तरह लिख लो, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। अब जब आप इसको इस तरह लिख लेते हो तो आपको पता ही है कि ब्रावाई लैटिसेस में क्या होता है, प्रिमिटिव फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, इसमें भी प्रिमिटिव फेस सेंटर, बॉडी सेंटर इस तरह से आते हैं, ठीक है। सो अगर क्यूबिक सिस्टम की बात किया जाए तो क्यूबिक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपके सारे जो सेल डायमेंशंस होते हैं, मतलब ए, बी और सी जो होगा वो तीनों का तीनों बराबर होगा, ठीक है। और इंटरफेशियल एंगल्स जो होंगे आपके अल्फा और बीटा और गामा, वो तीनों 90 के बराबर होंगे, ठीक है। तो क्यूबिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेल डायमेंशंस और इंटरफेशियल एंगल्स सब बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब ये आपस में बराबर होंगे और ये 90 के बराबर होगा। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक की बात किया जाएगा तो ऑर्थोरोम्बिक का मतलब समझ रहे हो, ऑर्थोगोनल होता है, तो ऑर्थोगोनल मतलब क्या, सब 90 डिग्री। तो क्यूबिक के बाद ऑर्थो मतलब सी यू, तो सी यू के बाद क्या, सी के बाद भी यू आया, सॉरी सी यू क्यूट मतलब क्यूबिक के बाद अगर ऑर्थोरोम्बिक का ऑर्थो देखा जाए अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेल डायमेंशन ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट हाँ ऑर्थोगोनल है तो अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर। अगेन फॉर टेट्रागोनल अगर आप देखो तो टेट्रागोनल के लिए क्या होगा, ऐसे लर्न करो कि टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, ठीक है, ये आप देख रहे हो टेट्रागोनल और ये हेक्सागोनल। तो जिसमें ओनल आ रहा है ना, उसमें क्या होंगे, 2 साइड्स बराबर होंगे एंड दैट विल नॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड, ठीक है, 2 साइड्स बराबर होंगे, 2 साइड्स बराबर होंगे एंड दैट इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, किसमें, ओनल में, तो टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में, ठीक है। अब टेट्रागोनल की अगर बात किया जाए तो A इज इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू सी, एंड टेट्रागोनल में क्या होगा, तीनों एंगल 90 के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट 3 में क्या होगा, तीनों एंगल 90 के बराबर होगा, ठीक है, फर्स्ट 3 में क्या होगा, तीनों एंगल 90 के बराबर होगा। अब उसके बाद अगर मोनोक्लिनिक की बात किया जाए तो मोनोक्लिनिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी साइड सेल डायमेंशंस बराबर नहीं होते हैं, बट अल्फा और गामा 90 के बराबर होगा और बीटा 90 के बराबर नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने टिक किया है, जो मैंने टिक किया है वो बेसिकली पूछा गया एग्जाम्स में किसी ना किसी, तो वैसे तो सब कुछ पूछा गया है। सो ट्राइक्लिनिक एक ऐसा सिस्टम है, तो पूछ सकता है कि विच सिस्टम इज देयर जिसमें कोई भी साइड्स या फिर डायमेंशंस, इंटरफेशियल एंगल्स कुछ इक्वल नहीं है। तो ट्राइक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ट्राइक्लिनिक के बाद आ गया हेक्सागोनल, तो मैंने टेट्रागोनल और हेक्सागोनल बता ही दिया कि ओनल जिसमें आएगा उसमें ए और बी बराबर होंगे और सी बराबर नहीं होगा, एंड हेक्सागोनल में क्या हो गया, अल्फा बीटा 90 के बराबर हो गया एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कमिंग टू द रोम्बोहेड्रल, या उसको ट्राइगोनल भी कह सकते हो आप, उसमें भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड सारी जो सेल डायमेंशंस है वो बराबर होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रावाई लैटिसेस। तो दिस वाज द सुपर ट्रिक टू लर्न द नेम्स ओनली, बट ये सब जो सेल डायमेंशंस ही आपको याद करने पड़ेंगे एंड दीज आर वेरी इजी टू रिमेंबर। अगर आपको ये रिदम लिखना आ गया जिस तरह से लिखा है तो फिर इजी है, ठीक है। अब उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, so the next topic is, since we are making the cheat sheet, so the proper explanation will not be there, तो अगर आपको चाहिए होगा proper explanation तो do tell me in the comment box। so अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं number of atoms n और z contained within the different kinds of unit cell, ठीक है। क्या आपको पता है कि एक यूनिट सेल क्या होती है, एक ऐसी सिस्टम, एक क्यूबिक लैटिस की एक ऐसी इंडिविजुअल सेल होती है, एक यूनिट सेल जिसको रिपीट कर दो तो पूरा इंटायर लैटिस बन जाता है। तो अब उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, n या z, उसको निकालने का क्या तरीका होता है। सो हमें पता है कि प्रिमिटिव होता है, मतलब या फिर सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं, बीसीसी होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एक आता है आपका एक आता है आपका डायमंड लैटिस, ठीक है, और एक आता है आपका एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इतने टाइप के क्यूबिक सेल्स आपको पढ़ने होंगे। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सिंपल क्यूब में क्या होता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स हैं, और वो जो 8 एटम्स है ना वो किससे शेयर होते हैं, 8 यूनिट सेल्स,
ये डिफाइन किया गया कि 8 यूनिट सेल्स में वो 8 एटम शेयर होंगे। तो एक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 1/8। तो Z क्या आ गया आपका? 1 आ गया फॉर SCC। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद BCC की बात किया जाए तो BCC में क्या होगा? Z इज इक्वल्स टू 2 होगा रैंक। BCC में क्या होगा? Z इज इक्वल्स टू 2 होगा रैंक। एंड FCC में क्या होगा आपका? Z इज इक्वल्स टू 4 होगा रैंक। क्यों? क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूब है, एंड फेस सेंटर्ड क्यूब का मतलब क्या हो गया? 8 तो कॉर्नर्स में है, तो 8 इंटू 1/8 1, और उसके बाद 6 एटम्स आपके फेस सेंटर पे हैं जो कि 2 यूनिट सेल में शेयर होंगे। ठीक है, डायगोनल के थ्रू। तो 6 इंटू 1/2 तो मतलब 3 है ना। सो 3 एटम्स पर यूनिट सेल इज शेयर्ड। तो 3 और 1 4 प्लस कर, अगर आप सम कर दो तो 3 + 1 4 हो गया। सिंस ये चीट शीट है तो Z इज इक्वल्स टू 1 फॉर रैंक इज 1 फॉर SCC, रैंक इज 2 फॉर BCC, एंड रैंक इज 4 फॉर FCC. And similarly for diamond lattice, as the notes are also mentioned very clear in my copy, in my notebook, so you can also see them and you can have benefit of them. So diamond lattice में अगर देखा जाए तो Z क्या होती है? रैंक, वो आपकी आती है 8। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होते हैं। कमिंग टू द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल BCC एंड FCC, तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन देखा जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि 100 से, क्योंकि फ्रैक्शन है तो आपको परसेंटेज है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज में। तो 100% इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इन अ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में जो एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से आपको यूनिट सेल के वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है। सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला रिटन फॉर द पैकिंग फ्रैक्शन कि Z इंटू वॉल्यूम ऑफ L एटम एंड अपॉन A क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो A क्यूब हो जाएगा। तो अगर आप रखो पूरा तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन का क्या आता है आपका? 52.3% आपका पैकिंग फ्रैक्शन आता है। सो अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात किया जाए, SCC दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है आपका? 52.3% होता है फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन A एंड 2R। मतलब A आपका क्या हो गया? A आपका हो गया कि ये जो मतलब लेंथ होती है क्यूब की, है ना, तो ये जो लेंथ होती है क्यूब की, मतलब एक साइड की जो लेंथ होगी वो A है, और R क्या है? रेडियस है उन यूनिट सेल्स का, है ना। तो अगर रिलेशनशिप देखा जाए A और R के बीच में तो A इज इक्वल्स टू 2R फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, अब अगर डेंसिटी की बात किया जाए तो डेंसिटी आपको पता है क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एंड अगर मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू ZM अपॉन NA